हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको बल के बारे में बताया था, जिसमें कोरियोलिसिस बल और आपने छदम बल वगैरह पढ़ा था। आज हम केंद्रीय बल पढ़ेंगे। और केंद्रीय बल क्या होता है? किसी कण पर लगने वाला वह बल जिसकी क्रिया रेखा सदैव स्थिर बिंदु से होकर गुजरती है तथा जिसका परिमाण क्या हो, केवल उस बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता हो। यानी आपका जो एफ वेक्टर बल होगा वो क्या होगा, वो आपकी उसकी दूरी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी दूरी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और उसकी दूरी के क्रिया रेखा के अनुदिश ही होगा। तो उस बल को क्या कहते हैं आप? केंद्रीय बल। जैसे कि आप प्रकृति में बहुत सारे बल देखते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे की और क्या होते हैं, एक निश्चित बिंदु से एक दूसरे की ओर या विपरीत दिशा में लगते हैं। या तो एक दूसरे के से क्या होंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, या फिर क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक द्रव्यमान कण ले लेते हैं आप। तो यहाँ पर कोई भी अगर आप द्रव्यमान कण ले लिया आपने, वो क्या कर रहा है, एक किसी दूसरे अन्य द्रव्यमान कण को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। जिसे आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किसी अन्य कण को अपनी ओर क्या करता है, अपनी ओर लगा आकर्षित करता है। तो ये वाला भी जो होगा वो क्या होता है, आपका केंद्रीय बल कहलाता है। या फिर आप देख सकते हैं कि कोई अगर धन आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, जो कि किसी अन्य पॉजिटिव आवेश को क्या करता है, उस दोनों के बीच में स्थित वैद्युत बल लगता है, जो कि दूसरे धन आवेश की ओर लगता है। ठीक है। यानी इसकी ओर जो भी बल लगेगा वो भी एक स्थित बिंदु से लग रहा है और एक क्रिया रेखा सदैव स्थिर बिंदु से होकर के गुजरती है। तो ये जो बल होते हैं ये क्या होते हैं, आपके केंद्रीय बल होते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि धागे से बंधा हुआ कोई धागा है आपके पास, उस धागे से बंधा हुआ द्रव्यमान कण लगने वाले अभिकेंद्रीय बल या वृत्त के केंद्र की ओर क्या करता है, लगता है। तो जो भी आपका धागे से बंधा हुआ द्रव्यमान कण होगा, अगर आप उसको घुमाते हैं तो एक वृत्तीय गति करता है और वृत्तीय गति करेगा, लेकिन उस पर जो अभिकेंद्रीय बल लगता है आपका, वो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है उसकी ओर लगता है। तो ये जो लगेगा वो क्या होता है, ये सारे जो बल हैं, यानी आपका क्या हो रहा है, धन आवेश को एक द्रव्यमान कण को दूसरे द्रव्यमान कण द्वारा क्या करा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उनके बीच में। और या फिर एक धन आवेश दूसरे धन आवेश के कारण उनके बीच में जो बल लगता है, स्थित वैद्युत बल, जिससे धन आवेश की ओर लगता है। या फिर एक धागे से बंधे द्रव्यमान पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। ये सभी जो बल होंगे आपके, वो सब क्या कौन से बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि या तो आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। अतः वह बल जो सदैव एक निश्चित बिंदु की ओर अथवा उससे दूर लगता है, उससे दूर की ओर लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका केंद्रीय बल लग रहा है, या तो वो उसी की ओर लग रहा है, उसी के द्वारा लग रहा है और उसी की तरफ लग रहा है, या फिर किसी और पर आपका इस बल के इस धनावेश के कारण इस पर लग रहा है और इसी की ओर आ रहा है। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है तो इस पर कोई बल लगता है, लेकिन
जो बल क्या है एक निश्चित बिंदु की ओर या फिर उससे दूर, यहाँ पे ये निश्चित बिंदु है, यहाँ पर ये निश्चित बिंदु है, यहाँ पर ये जो भी बड़ा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस द्रव्यमान की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो जो दूसरी वस्तु है वो उसी की ओर आती है। तो यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पर सभी जगह पर क्या है, आपका एक निश्चित बिंदु है, तो यहाँ पर आपकी दूरी पर लग रहा है, तो इससे आप क्या कहते हैं, क्या दूर लगता है, और ये जो है वो क्या होता है आपका केंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि इसको अगर हम गणितीय रूप में देखेंगे तो क्या होगा, यदि किसी स्थिर बिंदु से कण का स्थिति वेक्टर r वेक्टर है तो उस पर लगने वाला जो केंद्रीय बल होगा वो क्या हो जाता है आपका F वेक्टर इक्वल्स टू एफ आर की, जहां पर एफ आर जो है वो दूरी r का क्या है फलन है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ये आपका एफ आर होगा वो अगर 0 से छोटा है, यानी अगर ऋणात्मक आता है तो जो बल होगा आपका केंद्रीय बल वो आकर्षणात्मक होगा, यानी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। और अगर यहाँ पर हम एफ आर को क्या करते हैं ग्रेटर देन 0 मानते हैं, यानी जो आप एफ आर की वैल्यू होगी वो अगर धनात्मक आती है तो जो बल होगा आपका केंद्रीय बल वो कौन सा होता है प्रतिकर्षणात्मक होगा, यानी वस्तु क्या होगी दूसरी वस्तु पहली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर आप देखते हैं स्पेशल केस, इन्हीं दो केसेस से आप स्पेशल केस देखेंगे तो जो आपका पहला स्पेशल केस आता है वो क्या आ जाता है आकर्षणात्मक केंद्रीय बल जो दूरी की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो आपका बल होगा केंद्रीय बल वो क्या हो जाएगा दूरी की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो f वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका उसकी nवीं घात के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा और r के लग जाएगा, तब आप इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k लग जाएगा। देन अब ये क्या है आकर्षणात्मक है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर जो एफ आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से कम होती है, यानी माइनस में उसकी वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पे माइनस के बाय आर एन और आर केप लगा लेंगे। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या कहाँ पर देखने को मिलती है, हम आकर्षण किस में देखेंगे गुरुत्व आकर्षण बल देख सकते हैं या फिर विद्युत आकर्षण का कूलाम बल देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है विद्युत आकर्षण कूलाम बल जो है आपका वो कब लगता है आपका कोई भी जो दो क्या होते हैं आवेश आपके धनात्मक और एक ऋणात्मक होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। और एक गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं जिसके अंदर आपका क्या करती है कोई भी पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या करती है किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है आकर्षित करती है, तो पृथ्वी क्या हो गया आपका एक स्थित बिंदु हो जाता है जिसकी ओर सभी वस्तुएं क्या होती हैं आकर्षित होती है, एक बल लगता है जिसको आप केंद्रीय बल कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू क्या कर दो आप 2 कर दो तो यहाँ पर जो f वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाता है आपका k बाय आर स्क्वायर r की पावर n हो जाता है। ये जो बल है आपका वो व्युत्क्रम वर्ग का भी क्या करता है पालन करता है, या इस बल को आप व्युत्क्रम वर्ग नियम बल भी कह सकते हैं। अगर आप n की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 2 हो जाती है तो n इक्वल्स टू 2 होता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रतिकर्षणात्मक पर क्या होगा स्पेशल केस, तो वहां देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका प्रतिकर्षणात्मक केंद्रीय बल जो दूरी की nवीं घात की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा k अपॉन r की पावर n r के, यानी यहाँ पे भी f फैक्टर क्या था इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r की पावर n के, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि प्रतिकर्षणात्मक हो रहा है, यानी आपकी जो एफ आर की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 है।
यानी धनात्मक है, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो आपका विद्युत प्रतिकर्षण कूलाम बल होगा वो प्रतिकर्षणात्मक क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, जिसमें आपके दो धनावेश या दो ऋणावेश के बीच में आप प्रतिकर्षण देखते हैं। अब देखेंगे हम क्या आ जाएगा, आपका केंद्रीय बल के गुण देखेंगे। तो केंद्रीय बल के गुण क्या होते हैं आपके, केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात केंद्रीय जो बल होता है वो क्या हो जाता है आपका, संरक्षी होता है। यानी आप कोई भी कण ले लेते हैं, ए कण, इस कण को आपको बी बिंदु तक ले जाना है, तो अगर आप ये ए मार्ग चूज करते हैं, ये पी मार्ग, या फिर आप इधर से इसको लेकर के जाते हैं तो आप क्यू मार्ग चूज करते हैं, तो यहाँ पर जो काम होगा आपका WAPB, यहाँ पर ये P बिंदु है, तो ये जो होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, WAQB मार्ग से ले जाने पर किए गए कार्य के बराबर होता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर जो लगेंगे आपके वो क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो किया गया कार्य होता है वो W इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ F डॉट dr वेक्टर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो इनकी डिस्टेंस होती है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो आपका ये दोनों तरफ के मार्ग का जो कार्य होता है, यानी आप इस बिंदु को आप P मार्ग से B बिंदु तक ले जाएंगे, या फिर A बिंदु को आप PQ वाले मार्ग से आप B बिंदु तक ले जाए, दोनों ही मार्ग पर से ले जाया गया जो कार्य होगा आपका वो कार्य क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो आपका कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य हो रहा है वो मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ उसके बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। सेकंड इसका गुण आता है आपका, केंद्रीय बल द्वारा एक बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। यानी आप कोई एक बंद वक्र ले लेते हैं आप इसमें, जिसमें आप ए बिंदु से आप क्या करते हैं, यहाँ से कार्य करके एक बिंदु को ले जाते हैं और बी बिंदु तक यहाँ वापस यहाँ तक लाते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, बी बिंदु तक लेके आते हैं। ये आप ए से बी बिंदु तक आए एक कार्य हुआ, या आप बी से ए पर जा रहे हो तब एक कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, P, और इस मार्ग से जा रहे हैं तो Q हो जाता है आपका। तो यहाँ पर जो आपका WA वाला जो आपका होगा, A से B जाने वाला कार्य वो क्या हो जाता है, -A B से A पर जाने वाले कार्य के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये परिमाण में इक्वल होते हैं, लेकिन सिर्फ क्या होते हैं, जो डायरेक्शंस हैं उसमें क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाते हैं। तो इन दोनों का अगर आप टोटल कार्य देखेंगे, A to B प्लस W, ये इधर आता है, B to A, वो क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाता है। यानी आपका बंद पथ के अंदर, यानी आप क्लोज F डॉट dr करेंगे, F वेक्टर डॉट dr, तो वो क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड गुण, जो कि आ जाएगा, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते कण का कोणीय संवेग जो होता है वो अचर यानी नियत होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, केंद्रीय बल के अंदर बल आघूर्ण देखेंगे, तो इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, यानी उसकी दूरी इंटू में लगाया हुआ बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R वेक्टर क्रॉस जो F वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, FR के। तो अब यहाँ पर जो FR है उसको तो आप साइड में रख लेंगे, और R वेक्टर क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं आप R केप के साथ, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये जब FR से इंटू होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी आपकी टो की वैल्यू हो गई 0। अब हम देखते हैं कि जो आपका बल आघूर्ण है वो कण का स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर के इक्वल भी होता है। तो हम टू वेक्टर इक्वल्स टू dl वेक्टर बाय dt भी करते हैं,
जब आप इस संवेग की क्या करेंगे, समय के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो भी टो के इक्वल आएगा। तो जब टो की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, तो dl वेक्टर बाय dt भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 आना, इसका मतलब ये क्या होता है, नियत यानी अचर होगा, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आया है। तो L वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, नियत आ जाता है, जिससे आपका ये प्रूव होता है कि जो केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते कण का कोणीय संवेग जो है वो अचर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसके चौथे गुण पर जाएंगे, और इसका जो चौथा गुण है वो क्या है, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का स्थिति वेक्टर समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल खिसकता है। अर्थात केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण की क्षेत्रीय चाल जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट यानी नियत होती है। तो हम इसको निकालते हैं, इसकी उत्पत्ति करेंगे या इसको प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं आप, जिसमें क्या है, यहाँ पर एक P बिंदु है, सॉरी O बिंदु है। इस O बिंदु से यहाँ पे आप P बिंदु तक की जो दूरी है वो R वेक्टर है, और आप क्या करते हैं, dr दूरी तय करके आप Q बिंदु पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये Q बिंदु की O बिंदु से डिस्टेंस कितनी हो जाती है, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर हो जाती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर P बिंदु पर तो ये है t समय पर, और t प्लस dt समय पर वो कहाँ पहुंच जाता है, Q बिंदु पर पहुंच जाता है। तो हम dt समय पर यहाँ पर होगा, इस बीच में होगा, तो dt समय में कण द्वारा खिसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इस ट्राइंगल के क्षेत्रफल के इक्वल होता है। तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dt समय में कण द्वारा खिसका क्षेत्रफल के इक्वल हो जाता है, जिसको आप dA वेक्टर ले लेते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा आपका OP वेक्टर इंटू या क्रॉस आपका PQ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइट। तो यहाँ पर आप PQ ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 R वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय चाल क्या होगी। अब क्षेत्रीय चाल निकालना है तो हम क्या करते हैं, चाल इक्वल्स चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जितनी दूरी तय करी है वो और बटे समय। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूरी कितनी है, क्षेत्रफल तय किया हुआ है, तो क्षेत्रफल बटे आपका dt समय हो जाएगा, या फिर प्रति सेकंड कण कितना किसका है, तो प्रति सेकंड यानी dt डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या आ जाएगा, dA वेक्टर बाय dt इक्वल्स टू मॉड में लेना है आपको, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 R वेक्टर क्रॉस, यहाँ पर ये चेंजेस हो रहे हैं तो dr वेक्टर बाय dt हो जाएगा। अब dr वेक्टर बाय dt यानी आपका क्या हो जाता है, स्थिति वेक्टर का समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन v वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो dr वेक्टर बाय dt की वैल्यू क्या हो जाती है, v वेक्टर, वो यहाँ पुट कर देते हैं। अब हम देखेंगे केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का कोणीय संवेग जो होगा वो क्या होता है, कोणीय संवेग की वैल्यू पता है आपको, फॉर्मूला m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर होता है, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होता है। अभी आपने देखा है कोणीय संवेग तीसरे पॉइंट के अंदर क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर L वेक्टर इक्वल्स टू नियत। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि R वेक्टर और V वेक्टर तो है आपके पास, M नहीं है, तो यहाँ से R वेक्टर और V वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं आप, L वेक्टर बाय M आ जाएगा। तो यहाँ पर हम M इसके डिवाइड में भेज देंगे और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपकी जो क्षेत्रीय चाल इक्वल्स टू होगी वो क्या हो जाएगी, dA वेक्टर बाय dt इक्वल्स टू L वेक्टर बाय 2m, जो कि क्या है, नियत हो जाती है। अर्थात केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण समान समय में समान क्षेत्रफल खिसकता है, और हम देख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय चाल होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी नियत हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत दो कणों की निकाय की गति। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि द्रव्यमान m1 व m2 के दो कण एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर स्थित हैं, तथा किसी बिंदु O यानी O क्या है आपका मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति वेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके r1 वेक्टर व r2 वेक्टर। तो आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप O बिंदु से m1 व m2 दो
क्या है, आपके द्रव्यमान कण है, जो कि क्या है, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर डिस्टेंस पे, और ये दोनों जो है एक दूसरे से वो r दूरी यानी r वेक्टर पर स्थित है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो तथा द्रव्यमान m1 का m2 द्रव्यमान कण से क्या है, स्थिति वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी इस r1 r वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तथा m1 व m2 के कणों पर जो बल लगेंगे, इस पर आपका बल कौन सा लगेगा, F12 वेक्टर किधर लगेगा, वो लगेगा इधर की तरफ, और इधर m2 वेक्टर पे F21 वेक्टर लगता है जो कि इधर की तरफ लगेगा। तो आप न्यूटन के नियम से क्या करेंगे, इन बलों की वैल्यू देखेंगे, तो क्या होता है आपका F वेक्टर इक्वल्स टू m a वेक्टर होता है। त्वरण जो है वो a वेक्टर है, वो क्या होता है आपका इसके दूरी की डबल डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, ये वैल्यू a वेक्टर की वैल्यू आप इसमें देखेंगे, स्थिति सदिश के अंदर देखेंगे, तो F12 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी m1 d स्क्वायर r1 बाई डी टी स्क्वायर, और वह F21 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी m2 d स्क्वायर r2 बाय डी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन का आपका थर्ड जो नियम था क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उससे क्या होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम से देखेंगे तो दोनों ही बल क्या होंगे, विपरीत डायरेक्शन में। आपने अभी डायग्राम में भी देखा था, आपका F12 इधर आ रहा था तो F21 इधर की साइड जा रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे तथा परिमाण में इक्वल होंगे। F12 वेक्टर इक्वल्स टू F21 वेक्टर। तो आप इसको दोनों को ही क्या ले लेते हैं, F वेक्टर मान लेते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिया है तो आप उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करेंगे यानी F1 और F2 की जगह पर आप उसको क्या ले लेते हैं, F ले लेंगे। तो यहाँ पर d स्क्वायर r1 वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर F वेक्टर बाय m1 हो जाएगा, यानी आप m1 इधर था तो m1 इधर अपोन में भेज देंगे, तथा इधर से क्या हो जाएगा, d स्क्वायर r2 वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस f वेक्टर बाय m2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो आपकी जो यहाँ पर स्थिति वेक्टर है उसके सापेक्ष देखेंगे, तो यहाँ पे d स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा, d स्क्वायर r1 वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर माइनस d स्क्वायर r2 वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर, तथा m1 व m2 के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर r वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू ही है उसमें r1 माइनस r2 है तो इस दोनों का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू ये हो जाएगी। और इनकी वैल्यू आपके पास ये रही f वेक्टर बाय m1 माइनस f वेक्टर बाय m2। तो अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये माइनस में, और यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास f वेक्टर बाय m1 प्लस f वेक्टर बाय m2। अब यहाँ पे आप f को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शंस को, तो m1 m2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका m2 प्लस m1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, आपका द्रव्यमान है, टोटल द्रव्यमान है। तो अब इस द्रव्यमान को क्या ले लेते हैं, 1 अपॉन म्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये f वेक्टर अपॉन म्यू हो जाएगा, और म्यू इधर भेज देंगे तो आपके पास जो बल निकलेगा, परिणामी बल f वेक्टर इक्वल्स टू म्यू d स्क्वायर r वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, निकाय का सम्मानित द्रव्यमान हो जाता है, जिसपे ये क्या होगा, दोनों को मिलाकर के जो द्रव्यमान होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे आप, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय चैनल। Thank you students for watching my YouTube video.